चलिए आपका फिर से थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, कल हमने केमिस्ट्री का कितना दूध देखा था, वो मैंने से बोला था कि रिएक्शन क्यों होता है, उतना दूध ना, रिएक्शन क्यों होता है। अच्छा, उसके बाद छोटा सा पोर्शन बाकी है तो वो पहले हम यहाँ पर कवर कर देते हैं। ठीक है, वो पहले थोड़ा सा मैं कवर कर देता हूं। नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक मॉडल्स। नेक्स्ट आता है एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल्स। ओके, अच्छा मैं बोलना ही भूल गया, गुड मॉर्निंग स्टार्ट करने के बाद चलिए, तो एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। ओके, एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल से क्या होता है, आपको सारा एटॉमिक मॉडल्स क्या होता है, कौन से होता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना होता है कि उस एटॉमिक मॉडल को किसने दिया था, बस इतना। ओके, तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसका होता है, इन 1808 आता है स्पेरिकल मॉडल। ठीक है, 1808 आता है स्पेरिकल मॉडल। स्पेरिकल मॉडल कौन देता है, जॉन डाल्टन। ठीक है, 1808 में होता है स्पेरिकल मॉडल, जॉन डाल्टन। अच्छा, वो दिख रहा है क्या टीवी में, टीवी में यही दिख रहा है ना, बस ठीक है फिर। ठीक है, पीछे कोई है नहीं और जितना आवाज आ रहा है हो जाएगा मैथ में करना, तुम जाओ मैथ में करना, मैथ में ठीक है, तो 1808 स्पेरिकल मॉडल, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट आता है 1904 वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल को एक और नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल का एक और नाम होता है, दैट इज नोन एज पम पुडिंग मॉडल। एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं पम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो वाटरमेलन मॉडल एंड पम पुडिंग मॉडल ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं। वाटरमेलन करता कौन है, दैट इज जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। नेक्स्ट 1908। ठीक है, 1908 में आते हैं न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल बाय रादरफोर्ड। रादरफोर्ड। 1913 प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है, बाय नील बोर। एंड 1926 इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, दैट इज एरविन स्क्रॉडिंजर। एरविन स्क्रॉडिंजर। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स होती हैं, जो मॉडल्स आपको इधर उधर पूछे जा सकते हैं। अच्छा, फिर से मैं बता दूं, जो जिस चीज को हम देख रहे हैं, जिस चीज को देख रहे हैं वो आपके APSSB में तो आएगा, नहीं आएगा तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप
कोई भी एग्जाम दे पाओ, तो इसी वजह से मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एपीएससी भी नहीं, एपीएससी को छोड़कर भी तो एग्जाम दोगे ना, एसएससी, रेलवे, अगर कोई भी दो, सब जगह पर ये चीजें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अंदर जाके हम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी एपीएससी में केमिस्ट्री का पार्ट कितना है पता है? इतना सा, जैसे ऊपर ऊपर बोल के जाओ, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा एपीएससी में। एपीएससी में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता ही नहीं है, एकदम ही नहीं आता। लेकिन हाँ, आपका एपीपीएससी जेई जो होगा उसमें आएगा। अगर आप बड़ा एग्जाम दे जो, जैसे मान लीजिए सीजीएल वाला जो पोर्शन होता है एपीएससी सीजीएल वाला, उसमें आएगा, ठीक है, उस लेवल में आएगा। और अगर आप रेलवे जैसा एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो, सिंपल सा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना बड़ा एग्जाम उतना बड़ा पैसा, बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है। क्योंकि पैसे से हमारा मोटिवेशन बहुत कम ही होता है, मेरा मोटिवेशन बहुत सिंपल है। चलो ठीक है, तो ये होता है आपका एटॉमिक मॉडल, ओके। चलो नेक्स्ट, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो बाकी जो चीजें बची हुई हैं। अच्छा, तो पहला एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज आइसोटोन, सॉरी आइसोटोन बोल रहा हूं। पहला वर्ड आता है आइसोटोप, ये थोड़ा सा मोटा करता हूं। पहला वर्ड आता है आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है? कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको ऐसे पूछे जाएंगे, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें पूछी जाती है। तो सबसे पहला होता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, एकदम आसान भाषा में बताते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर इज सेम, बट एटॉमिक mass is different, atomic mass is different, atomic number is same but atomic mass is different, atomic mass is different। यहां पर मेंशन करना है ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट। तो अगर मान लीजिए कोई सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट मतलब बहुत ही फेमस एग्जांपल है कार्बन का। तो कार्बन का क्या है? C। तो कार्बन में एटॉमिक नंबर इज द सेम। कल मैंने बताया था एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर प्रोटॉन्स हैं। तो एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो यहां पर कार्बन 12 है, यहां पर कार्बन 13। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ठीक है, आइसोटोप्स है। तो C12 C13, यहां पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है, तो इसके ये दोनों आइसोटोप्स होते हैं। अभी जो आइसोटोप होता है, ये अगर आप रियल वर्ल्ड में देखो तो कार्बन का आइसोटोप जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, डायमंड, कार्बन से बनता है। ग्राफाइट जो पेंसिल का निप होता है वो भी कार्बन से बनता है। तो दोनों ही कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, दोनों कार्बन के आइसोटोप हुआ। अच्छा, आइसोटोप के बाद नेक्स्ट, आइसोटोप के बाद आता है आइसोटोन। नेक्स्ट आता है आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन एटॉमिक, हाँ, एटॉमिक नंबर, अच्छा एटॉमिक नंबर लिख के तुमको आराम से, ज्यादा दिमाग खराब ना करे, ऐसे लिखते हैं। एटॉमिक मास इज सेम, एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, नंबर इज डिफरेंट of different element, different element, ठीक है। जहां पर एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है, एक होता है आपका बोरोन। बोरोन नाम सुना है आपने? बोरोन, बोरोन नहीं सुना? बोरोन कितने में आता है पता है किसी को? बोरोन
एनीवन हमारे यानी साइंस के विद्यार्थी 5 में एकदम सही। तो बोरोन एटॉमिक नंबर होता है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन इन दोनों का जो एटॉमिक मास आप देखोगे तो दोनों का ही 12 है, दोनों का ही 12 है। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक मास जो है दोनों का वो सेम है, वो सेम है, बट इनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब अलग अलग एलिमेंट भी है ये दोनों, बोरोन अलग होता है एंड कार्बन अलग होता है। ठीक है, तो ये होता है आइसोटोन। तो फर्स्ट होता है आइसोटोप, सेम एलिमेंट अलग अलग। आइसोटोन एटॉमिक मास दोनों का सेम है बट अलग अलग दोनों। नेक्स्ट होता है आइसोबार। नेक्स्ट होता है आइसोबार। आइसोबार क्या है? आइसोबार के न्यूट्रॉन्स are same in different, neutrons are same in different element. Neutrons are same in different element. ठीक है, और लास्ट वन इज आइसोमर। लास्ट वन इज आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? जहां पर एटॉमिक मास एंड नंबर, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ ए सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट इज सेम but in different state, in different state। जहां पर एटॉमिक मास और जो नंबर होता है वो दोनों सेम होते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास और नंबर दोनों सेम होंगे बट डिफरेंट स्टेट में है। डिफरेंट स्टेट में है मतलब अगर यहां पर हम जस्ट कार्बन ले तो कार्बन कौन से स्टेट में होता है? कार्बन कौन से स्टेट में होता है? अभी हम स्टेट वाली पोर्शन पे आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे स्टेट वाले पोर्शन पे। कार्बन कौन से स्टेट में होता है? हाँ? कार्बन कौन से स्टेट में होता है? ओ मांगो, कार्बन गैस स्टेट में होता है। सॉलिड उससे बनाने के बाद आता है, उसे सॉलिड करने के बाद वो आएगा। छोड़ दे भाई, छोड़ दे। कार्बन तो आपने सबने देखा है, कार्बन तो सब कुछ देखा है ना, कार्बन का जो चीजें देखी हैं। अब कार्बन के साथ आपने अगर आप पेट्रोलियम देखो, ठीक है, जो पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम है, या आपको मान लेते हैं जिसका आप समझ पाओ, दैट इज कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर का मतलब होता है जो गाड़ी में यूज करते हैं ना, कार्बन फाइबर। तो ये इन तीनों का, अगर इसमें तीनों का कार्बन आप देखो तो तीनों का कार्बन का सेम क्वालिफिकेशन है, C6 ऊपर 12, तीनों का ही सेम है। बट ये तीनों क्या है? ये तीनों अलग अलग स्टेट में है। ठीक है, पेट्रोलियम लिक्विड में है, कार्बन फाइबर सॉलिड में है, तो तीनों का अलग अलग स्टेट होता है बस, लेकिन है तीनों ही सेम चीज। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला आता है आपका आइसोटोप, नेक्स्ट होता है आइसोटोन, नेक्स्ट होता है आइसोबार, नेक्स्ट होता है आइसोमर। ऐसे तीन जो 4 पोर्शंस हैं, ये 4 पोर्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, आय हाय हाय, तुम लोगों की जीवन से जो खुशी जा रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता और जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता और भी जाएगा लोग। ठीक है, और भी जाएगा। इसके बाद हम आएंगे स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर।
चलो ठीक है। अच्छा अब आते हैं, अच्छा जेई आप थे और कोई जेई था आप में से? आप दोनों हो ना? ओके ठीक है। नहीं कल मुझे एक स्टूडेंट बोल रहा था सर पीरियोडिक टेबल कराओ, तो पीरियोडिक टेबल तो मैं इधर नहीं करा पाऊंगा, आप लोगों का शायद मैं दूसरा अलग से एक वीडियो बनाऊं या फिर आप लोगों को एक दूसरे क्लास में मैं बुलाऊंगा, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जेई कौन कौन है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आज जो हम देखेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर देखेंगे दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा पहली चीज मैटर क्या होती है? एनीवन, मैटर क्या होती है? पार्टिकल्स, हाँ लेकिन होता क्या है मैटर? जी एकदम। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो नॉन साइंस है उनको थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो वर्ड होता है मैटर, अगर आप केमिस्ट्री के भाषा में जाओ या फिर साइंस के भाषा में जाओ तो मैटर इज अ थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ वॉल्यूम, ऑक्यूपाई स्पेस, ये कहा जाता है। आप केमिस्ट्री के भाषा में जाओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाना चाहते तो सिंपल से ऐसे याद रखो, मैटर वो चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती है, सिंपल भाषा में एग्जिस्ट करती है। अगर उसको आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, इट डजंट मैटर। ठीक है, मैटर का मतलब होता है जो आपका एग्जिस्ट करती है। अब मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? एनीवन, कितने स्टेट्स होते हैं? 3 होता है, 5 होता है, ये कैसा आंसर है? नहीं उसको गिनना है, हाँ सबको गिनना है जी। तो मैटर का स्टेट कितना होता है? मैटर का स्टेट होते हैं 5, जो 3 आप लोगों ने नॉर्मल सुने हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों तो सुना हुआ है ना। चलो एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर में जो स्टेट्स हैं उस पे आते हैं। तो सबसे पहला आता है सॉलिड, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है लिक्विड, नेक्स्ट आता है आपका गैस। पहले तो ऐसे 3 स्टेट होते हैं। ठीक है, तुम लोग, सच में बोलूं, तुम लोगों का जो हालत है ना वो देख के मुझे, जब मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया था तब मुझे लग रहा था कि तुम लोगों को जियोग्राफी पढ़ा रहा था तभी तुम लोग खुश थे, ठीक था। अब हिस्ट्री के बाद मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है ना, तब अभी मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने में ही खुश थे, मतलब तुम्हारी जो खुशी की लेवल है, ठीक है, ऐसा 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 कम हो रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सॉलिड फर्स्ट आता है, सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में आपका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, या आप उल्टा भी बोल सकते हो, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, तो सॉलिड वो चीज होती है जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड वो चीज होती है, सॉरी, लिक्विड हम किसको बोलते हैं? लिक्विड वो चीज होती है जिसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट शेप नहीं होता। वॉल्यूम होता है बट शेप नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता। और गैस वो चीज होती है जिसके पास ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, तो सॉलिड क्या है? सॉलिड वो चीज है जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है। लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम है बट डेफिनेट शेप नहीं है। और गैस जिसके पास डेफिनेट ना वॉल्यूम है ना शेप है। अब ये तो हुई 3 मेन चीज। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो हम तीन चीज एकदम बचपन में भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, मन में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद और 2 स्टेट्स होती हैं, लेकिन वो जो 2 स्टेट्स हैं वो स्टेट किससे जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा, बाकी जो 2 स्टेट है वो किससे जुड़ा हुआ है? गैस के साथ। ठीक है, गैस के साथ। मींस अगर आप गैस को गर्म करो, बहुत ज्यादा गर्म करो,
तो अलग स्टेट आ जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा करो तो अलग स्टेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक आते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेट होता है वो होता है अगर गैस को हम गर्म करें, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा होता क्या है, थोड़ा सा सिंपल सा समझाते हैं एकदम। जैसे मान लो कि ये गैस है, ओके, गैस है, तो गैस के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लूजली पैक्ड ऐसे मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपने हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है, इसमें आपने हीट देना स्टार्ट किया। अब जब हीट दोगे तब क्या होगा पता है, जब हीट दोगे ना, जब हीट दोगे तब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे भागना स्टार्ट करेंगे, इधर उधर, ऐसे इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे। अब जब भागेंगे, ये भागते क्यों हैं, एकदम बच्चों वाले बच्चे चीजों पे आते हैं, क्योंकि हमको बेसिक चीज नहीं बताया जाता है, झमेला यही है। ये जब हम हीट देते हैं तो ये भागता है और गैस एक्सपैंड करता है। हमने पढ़ा है कि जब आप हीट दोगे तो गैस एक्सपैंड करता है। गैस एक्सपैंड क्यों करता है, इसका रीजन है कि ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग क्यों रहे हैं, सिंपल खड़े हो जाए नहीं, रीजन ये है कि हीट हम आ रहा है, बट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट क्या होती है, एक एनर्जी होती है। तब जब आप कोई भी चीज में एनर्जी दोगे, जैसे आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो, लेकिन अगर आप में एनर्जी आए, अगर आपको एनर्जी दिया जाए तो आप चुपचाप बैठे नहीं रह पाओगे, आपको एनर्जी कहीं पर निकालना है तो आप इधर उधर भागोगे, इधर उधर जाओगे। सेम चीज होता है गैस के साथ। तो जब आप हीट दोगे, एनर्जी दोगे, तो एनर्जी से क्या होता है, वो ऐसे इधर उधर भागता है और गैस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है। अब जब आप कंटिन्यूअस हीट देते जाते हो, देते जाते हो, बहुत ज्यादा हीट देते हो, तब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे भागते 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 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कभी कभी क्या होंगे, वो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर से, मतलब जो एटम की बात कर रहा हूं, ये जो एटम्स हैं इसके अंदर से क्या होगा, इतना ज्यादा हीट हो जाएगा या इतना ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, तब यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा या फिर ऐसे प्रोटॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ऐसे बाहर आ जाएगा। मैं इधर इसको थोड़ा सा लेके आता हूं। तो सिंपल सी बात क्या है कि यहां पर पहले हीट मिल रहा है किसको, एटम्स को। एटम्स इधर उधर जा रहे हैं। अब कंटिन्यूअस अगर एटम्स इधर उधर जा रहे हैं तो जाते जाते क्या होता है, कंटिन्यूअस अगर हीट मिलता जाता है तो एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो भी मूव कंडक्ट करते करते क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकल जाता है। इतना ज्यादा एनर्जी मिल जाता है कि बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकल जाता है, ऐसे बाहर निकल जाता है, तब ये जो स्टेट बनता है, ठीक है, तब ये जो स्टेट बनता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, ये जो पार्टिकल्स मिलके जो स्टेट बनता है, इसको हम इस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। इस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा असली में होता क्या है, कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐसे बाहर निकल जाते हैं। ये स्टेट, जैसे प्लाज्मा जो स्टेट है, ये आपको बोल सकते हो एक स्टीम की तरह स्टेट है, ठीक है, स्टीम की तरह, ना पूरा लिक्विड है ना पूरा गैस है। कभी स्टीम तो ऑब्वियसली देखा होगा आपने, जैसे आप पानी गर्म करोगे तो जो धुआं उठ रहा है ना, धुआं उठ रहा है, अगर आप उस धुआं को देखो, वो तो गैस भी है, उठ भी रहा है, लेकिन उस धुआं के ऊपर हाथ देना, देखो यहां पर पानी जम जाएगा। तो वो लिक्विड भी नहीं है, वो गैस भी नहीं है, ठीक है। तो वैसा एक स्टेट बनता है आपका प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा बनता क्यों है, बिकॉज आप अगर गैस को आप बहुत ज्यादा गर्म करते रहे तब बनेगा प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में जस्ट छोटा सा लिख लीजिए, प्लाज्मा छोटा सा लिख लीजिए, डिटैचमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डिटैचमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, प्रोटॉन भी निकलता है। डिटैचमेंट ऑफ पार्टिकल्स in case of heat, जितना आसान भाषा में लिख सकते हैं आसान भाषा में लिखते हैं, जिससे आप लोग बाद में जब पढ़ो तो समझ में आए। डिटैचमेंट ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ हीट, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये जो स्टेट होता है वो होता है प्लाज्मा स्टेट। अच्छा, एक बात आप में से कोई बता सकता है कि यूनिवर्स में कितना गर्म हो सकता है कोई भी चीज,
यूनिवर्स में सबसे गर्म टेम्परेचर कितना होता है? यूनिवर्स में सबसे गर्म टेम्परेचर 100 डिग्री? नहीं, उससे तो कहीं ज्यादा होता है। 6000 डिग्री? नहीं, 6000 डिग्री से भी ज्यादा होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस जो सन होता है, सन का जो बाहर वाला टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री होता है। सन के अंदर वाला जो टेम्परेचर होता है एकदम अंदर, वो 2 करोड़ डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गर्म कहां पर हो सकता है? सबसे गर्म कहां पर हो सकता है? तो सबसे ज्यादा गर्म होता है, हम एक बोलते हैं प्लैंक टेम्परेचर। सबसे ज्यादा गर्म हम होता है प्लैंक टेम्परेचर। ठीक है, प्लैंक टेम्परेचर। प्लैंक टेम्परेचर क्या है? 1.64 इंटू 10⁻43 केल्विन। ये होता है आपका प्लैंक टेम्परेचर। ये सबसे ज्यादा यूनिवर्स में गर्म हो सकता है। यूनिवर्स में सबसे गर्म ये हो सकता है। इससे ज्यादा क्या गर्म नहीं हो सकता? नहीं। अगर इससे ज्यादा कुछ भी चीज गर्म हुई तब जो यूनिवर्स के जो फिजिक्स के लॉ हैं वो लॉ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमको पता है कि इतना ज्यादा वो गर्म हो सकता है, इसके बाद फिजिक्स का लॉ ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप में से कोई है जो बहुत गर्म दिमाग का है? गर्म दिमाग का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जल्दी जल्दी, शॉर्ट टेम्पर? हो तो एक दो तो हो, श्योर एक दो तो हो ही। ठीक है, चल। और आप में से कोई है जो कूल एज क्यूकम्बर है, एकदम ठंडा, कोई गर्म होता ही नहीं है? बढ़िया। तुम लोग बस हो ना तुम लोग गर्म होते हो ना तुम लोग ठंडे हो, एकदम शांत हो, कुछ नहीं है, तुम लोग बस हो, बस हैं सर। बढ़िया। अच्छा, पीछे वाला टीवी चल रहा है ना? टीवी चल रहा है ना? ओके, क्योंकि लाइट चला गया है इसलिए बोल रहा हूं। ओके, तो प्लाज्मा फर्स्ट स्टेट होता है। नेक्स्ट जो स्टेट होता है, नेक्स्ट स्टेट होता है, जैसे हमने अभी देखा कि गैस को गर्म करने से एक अलग स्टेट आएगा। अब अगर मान लीजिए गैस को गर्म ना करके गैस को ठंडा करते रहे, कूल ठंडा करते रहे, तब क्या होता है? तो गैस को जब ठंडा करते रहेंगे तब एक स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। अगर गैस को हम ठंडा करते रहें तो एक स्टेट होगा दैट इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। अब सिंपल सा होता क्या है, एकदम आसान चीज है, ज्यादा मतलब लिखावट में ही थोड़ा सा भारी भारी दिखता है, बट चीज बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। क्या होता है, जैसे मान लो ये गैस है, फिर से अब गैस के अंदर ऐसे पार्टिकल्स है ना, गैस के अंदर ऐसे पार्टिकल्स हैं। अब मान लीजिए गैस के अंदर पार्टिकल्स है, मान लीजिए आप हीट पहले दे रहे थे, ठीक है, पहले दे रहे थे, अच्छी बात है। अब क्या है कि आप हीट यहां से ले रहे हो, ठीक है, हीट ले रहे हो, तो हीट ले रहे हो तो सीन क्या है, ये ठंडा होगा, ठंडा होगा ना। और ठंडे में क्या होता है, ठंडे में एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी कम होने से वो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आएंगे। सिंपल एग्जांपल जो आपके साथ होता है, एकदम एग्जांपल, जैसे आप गर्मी में क्या होगा, ऐसे अभी आपको अगर बहुत ज्यादा गर्मी लगे, आप जैकेट वैकेट उतार के ऐसे जितना होगा फैलोगे जिससे हवा लगे बॉडी में। लेकिन अगर यही चीज ठंडा हो जाए तो आप क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा सिकुड़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जितना हो सके छोटा हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। जैसे कंबल में आप रात को जब सिकुड़ जाते हो ना, वैसे ही तो क्या होगा, ऐसे सिकुड़ोगे, तो ये जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के ऐसे करीब आएंगे। अब करीब सॉरी, करीब आने के बाद क्या होगा, करीब आने के बाद वो दोनों ऐसे एकदम करीब आ जाएंगे, ऐसे, ठीक है, एकदम ऐसे करीब आ जाएंगे, ऐसे एकदम करीब आ जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूअस उसे हीट लेते रहो लेते रहो लेते रहो, तब क्या होगा, ये जो करीब आ चुके हैं ना, ऐसे करीब आ चुके हैं, फिर भी अगर आप हीट कंटिन्यूअस लेते रहो तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस आप हीट लेते रहो, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर ये एक दूसरे पे ऐसे मर्ज हो जाएगा,
तो मर्ज हो जाएगा जब, तब वो एक ऐसा सुपर एटम बना देगा, इसे हम बोलते हैं सुपर एटम। ठीक है, तो ऐसा एक सुपर एटम बना देगा। ये जो सुपर एटम बना देता है, इसी चीज को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एटम्स एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होते, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जहां पर एटम्स एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक सुपर एटम बना देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। यहां पर जो चीज है ये अलग ही बिहेव करती है। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बोस एक पर्सन का नाम है जिनका नाम होता है सत्येंद्रनाथ बोस। आइंस्टाइन आपको पता होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, हमारे देश की ट्रेजेडी यही है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो मैथ कर नहीं पाता था वो मैथ भेजता था इन इंडिया, और इंडिया में वो मैथ को सॉल्व करके ये पर्सन इस पर्सन को भेजता था। इनका नाम होता है सत्येंद्रनाथ बोस। हमारे देश की ट्रेजेडी यही है कि सत्येंद्रनाथ बोस को कोई नहीं जानता, एल्बर्ट आइंस्टाइन को सब जानते हैं। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो मैथ नहीं कर पाते थे वो ये बंगाल के थे, मतलब आज का जो बांग्लादेश वाला एरिया, तो तब तो इंडिया बंगाल सब सेम था, तो इनको भेजते थे, ये सॉल्व करके एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजते थे। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जीनियस है, जीनियस। मतलब आज जहां से मैं पढ़ा हुआ हूं इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वहां से ये पढ़े हुए हैं इन 1908, लेकिन इनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। आज तक इनका रिकॉर्ड है, कोई नहीं तोड़ पाया अभी तक। मतलब हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अगर आपने सबका आपका 60% नंबर आया है कॉलेज में, सबका 60% आया है, 60-70 सब आया होगा, बढ़िया। आप कभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्जाम देके देखना, अगर आपका 60% आ जाए, ठीक है, आपको लोग देखने आ जाएंगे। आता ही नहीं है, देता ही नहीं है नंबर। अगर आप बहुत बहुत अच्छा लिखो तब 10 में से 6.5 देते हैं, 6.5। क्यों पता नहीं, उनके माइंड में क्या चलता है पता नहीं, नंबर ही नहीं देते, नंबर ही नहीं देते। और ये तो 1900 की बात कर रहा है, तो नंबर तो छोड़ ही दो। तब अगर किसी का 30 या 40% आ जाए, तब किसी का 40% आ जाता था ना, पास के गांव वाले देखने आते थे कि लड़का पढ़ाई में कितना होशियार है। ऐसे टाइम पे इनका एमएससी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एमएससी में रिकॉर्ड है 94% का। 94% का रिकॉर्ड है एमएससी में। 40% में लोग देखने आ जाते हैं, ये 94% है। इनके बाद एक और जो सेकंड हुआ था, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, बहुत बड़े, उनका नाम होता है मेघनाथ शाह, सेम बैच के थे। उनका होता है 92%, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये दोनों ही बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। इसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड का होता है 37%। ठीक है, ये गैप है दोनों में। ऐसे टाइप का जीनियस इंसान थे, बट क्या करें, लोग हम जानते नहीं है। चलो, तो ये बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट होता है। तो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या होता है, दैट इज कूलिंग ऑफ ए गैस, कूलिंग ऑफ ए गैस इन अ वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, low temperature and low pressure, cooling of a gas in a very low temperature and low pressure. ठीक है, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज मैं थोड़ा सा बोल दूं, यूनिवर्स में कोई भी चीज कितनी ठंडी हो सकती है, सबसे हाईएस्ट ठंडी कितनी हो सकती है, हाईएस्ट नहीं बोलूंगा, लोएस्ट बोलने से अच्छा है, कितनी ठंडी हो सकती है, कितना 0 डिग्री केल्विन, उससे भी ठंडी हो सकती है। कितना हो सकता है, हाँ, -270 के आसपास जाता है। कितना, -270 नहीं, वो 0 डिग्री केल्विन नहीं होता है, उसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो, 0 डिग्री केल्विन अलग होता है। तो कितना ठंडा हो सकता है, करीब करीब ही हो आप, कितना ठंडा हो सकता है, वो होता है -273 डिग्री केल्विन।
ये जो -273 डिग्री केल्विन होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन से भी कम हो जाएगा ना, ये -270 है ना, तो कम हो जाएगा। तो केल्विन कैसे सेल्सियस हो सकता है? तो केल्विन तो साइड में है, तो साइड में देखो एक चीज समझाता हूं, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, ये स्केल्स कहां से आते हैं? एक पर्सन था जिसका नाम था सेल्सियस, एक पर्सन था जिसका नाम था फ़ारेनहाइट, एक पर्सन था जिसका नाम था केल्विन। इन तीनों ने टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से देखा हुआ है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ अलग चीज बहुत बड़ा उन्होंने तीर मार दिया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से देखा है। अब ये जो अलग अलग तरीके देखा है तो इसको ही हम अलग अलग स्केल बोलते हैं। नॉर्मली केल्विन को ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि 1790 में, हम आएंगे, 1790 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें से एसआई यूनिट निकला है। एसआई यूनिट पता है ना, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट निकला है, तो वहां पर टेम्परेचर का एसआई यूनिट मापा गया है केल्विन। एसआई यूनिट मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सेम चीज यूज की जाएगी दैट इज केल्विन, तो इसी वजह से यहां पर केल्विन आता है हर जगह पर। ठीक है, तो इसे हम -273 केल्विन जो होती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, अच्छा इसको छोड़कर दुनिया में सबसे ठंडी चीज क्या है? पता है किसी को? सबसे ठंडी चीज, द कोल्डेस्ट थिंग इन अर्थ, सबसे ठंडी चीज क्या है? यहां पर मजाक तो कर सकता हूं मैं यहां पर मजाक तो कर सकता हूं, लेकिन चलिए बोलिए दुनिया में सबसे ठंडी चीज क्या है? एनीवन आइडिया? आइस। हाँ, कौन सा वाला आइस? कौन सा वाला आइस? लिक्विड ऑक्सीजन नहीं। कौन सा? हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, गलत हो गैस लिक्विड होता है, लिक्विड गैस होता है, ऑब्वियसली लिक्विड गैस होता है, पता है? आपने सुना भी होगा शायद, दैट इज नोन एज लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, दुनिया में सबसे ठंडा चीज जो होता है दैट इज नोन एज लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन भी होता है, लिक्विड ऑक्सीजन भी होता है, लिक्विड हीलियम भी होता है। इवन आपने एक चीज बताता हूं, एमआरआई मशीन सुना है? एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन पहले क्या होता था, जैसे आप लोग पता होगा कि ठंडा करने के लिए, जैसे हमारे फ्रिज और एसीज होते हैं तो उसमें ठंडा करने के लिए सीएफसी यूज किया जाता था, दैट इज नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो सीएफसी होता है, इस सीएफसी को चेंज किया जा रहा है। एमआरआई मशीन जो है उसमें भी सीएफसी यूज किया जाता था, लेकिन उस सीएफसी को चेंज करके अभी यूज किया जा रहा है लिक्विड हीलियम। एमआरआई मशीन जो होता है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए लिक्विड हीलियम यूज किया जा रहा है। तो यहां पर सबसे ठंडा चीज जो होता है वो होता है लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, आप टच कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा टच करोगे पूरा का पूरा बर्फ हो जाओगे, वो फिल्मों में होता है, यहां पर नहीं। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन। अच्छा नेक्स्ट जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ मैटर। नेक्स्ट होता है आपका कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मैटर बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ मैटर पे आते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ मैटर पे आते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं? जो सॉलिड से लिक्विड होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। बहुत बढ़िया, सॉलिडिफिकेशन जब वो सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड होता है, कंडेंसेशन नहीं, लिक्विफिकेशन मत बोलना, लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि लिक्विफिकेशन भी नहीं होता, लिक्विफिकेशन भी होता है। सॉलिड से लिक्विड, ये वाला नाम आपने नहीं सुना होगा, थोड़ा सा शायद सुना भी हो सकता है, ना सुनने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा टफ नाम होता है, बहुत बड़ा नाम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉलिड से लिक्विड जो होती है इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग।
ठीक है, क्या टफ नाम। ठीक है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग। अच्छा, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस क्या होता है? हा? एकदम। तो सॉलिड टू गैस कहां पर यूज होता है ये भी बता दूं। सॉलिड टू गैस होता है, जैसे आप लोगों ने नैप्थोलिन देखा है, नैप्था, तो नैप्था को आप साइड में बाहर रखोगे, देखिएगा कुछ देर के बाद वो खत्म। या फिर बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे वहां पर कैम्फोर यूज होता है, पूजा में कैम्फोर यूज होता है ना, सफेद कलर का ऐसे क्यूब जैसा होता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस। नेक्स्ट होता है आपका लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड। जी, यहां पर आप वो वाला वर्ड भी यूज कर सकते हो, दैट इज सॉलिडिफिकेशन, ये भी कर सकते हो सॉलिडिफिकेशन, लेकिन प्रोसेस नॉर्मली इसको जो आप लोगों ने सुना हुआ है, जानते हो, दैट इज फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, दैट इज कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन बोल रहा हूं, लिक्विड टू गैस इवापोरेशन होता है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बता दूं, इवापोरेशन अगर आप लोग जानते हो या इवापोरेशन आप बोल रहे हो, सही है, एकदम सही है, बट इवापोरेशन याद रखिएगा, इवापोरेशन ओनली एंड ओनली वाटर में यूज होता है, ठीक है, सिर्फ वाटर के केस में इवापोरेशन होता है। लेकिन अगर हर जगह पर आपको लिक्विड टू गैस होता है, तब यहां पर होता है वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, या फिर इसको अगर इन केस ऑफ वाटर यू कैन से इवापोरेशन। इन केस ऑफ वाटर दैट इज नोन एज इवापोरेशन, और बाकी जितने भी लिक्विड्स होती हैं तो इसमें होता है आपका वेपोराइजेशन, ठीक है, लिक्विड टू गैस। नेक्स्ट होता है लास्ट वन, गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, एक सॉलिड बोल रहा हूं, सॉरी, पहले लिक्विड बोल देता हूं, गैस टू लिक्विड, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। अच्छा, मैंने आप लोगों को जियोग्राफी तो पढ़ा दिया है ना, जियोग्राफी तो पढ़ा दिया है, तो हमारे ऊपर कौन सा क्लाउड कंडेंसेशन से बनता है जिससे बारिश होती है? निम्बस, क्या बात है, सही, एकदम फाड़ दिए हो, वाह। और जो धूल होता है, जो धूल वहां पर ऊपर जाता है एंड पानी को स्टोर करता है, उस धूल को क्या बोलते हैं? मैंने हाँ, धूली, डस्ट, धूल बोलने से नहीं होगा, धूली, डस्ट, ठीक है। मैंने बोला था ना कि तुम लोगों को कूल बनना है तो वो वर्ड यूज करना है, क्योंकि एग्जाम के लाइन में वो वाला वर्ड यूज किया जाता है, डस्ट यूज नहीं होता। चार्ज पार्टिकल तो भाई इसमें होगा, चार्ज पार्टिकल तो उसमें नहीं होगा। हाँ, मैटर्स भूल गए? तो जो ऊपर जाके बनता है, जिससे पानी स्टोर होता है, जिसके बाद जैसे बारिश बनता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोला था ना मैंने, धूल या धूली हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, बोला था कि तो आपको बाहर जाके कूल बनना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सॉलिड टू गैस। अच्छा, यहां पर एक और चीज जान लो, जो गैस टू सॉलिड होता है दैट इज नोन एज डिपोजिशन। गैस टू सॉलिड होता है दैट इज नोन एज डिपोजिशन।
तुम जो हवा छोड़ते हो ना भाई, आय हाय हाय, लग रहा, ऐसा लगता है ना तुम्हारी जिंदगी मैंने ले ली है, कि तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं है। अच्छा चलो गैस उसमें जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये वाला तक आपका ये वाला पोर्शन ये होता है, लेकिन इसको छोड़कर मैं आपको थोड़ा सा सेपरेशन का टेक्निक भी बता देता हूँ कि सेपरेशन टेक्निक क्या होता है। सेपरेशन टेक्निक आपके एपीएसएसबी में नहीं आएगा, ठीक है, ये जान लो, सेपरेशन टेक्निक एपीएसएसबी में नहीं आएगा, लेकिन कुछ प्रोसेसेस होती हैं तो वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो सेपरेशन टेक्निक होता है, अच्छा सेपरेशन टेक्निक जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, एंड सॉल्यूशन, ऐसे तीन चीजें होती हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है जब वो घुला हुआ होता है, जैसे मान लीजिए नमक वाला पानी, तो नमक और पानी जब घुला हुआ होता है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। अब उसमें नमक एंड पानी, ये दो चीज है ना, नमक और पानी, तो नमक क्या है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है? चलो एक चीज याद रखना, ऐसे याद रखिएगा, जो घुल रहा है वो होता है सॉल्यूट, जिसमें घुल रहा है, ठीक है, ऐसे जैसे याद रखना, जो और जिसमें, ठीक है। तो जिसमें घुल रहा है तो वो होता है सॉल्वेंट, जो घुल रहा है वो होता है सॉल्यूट, क्लियर। चलिए अब कुछ टेक्निक्स होते हैं, तो टेक्निक्स जस्ट जान लो, टेक्निक्स जान लो। तो सबसे पहला आता है इफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन अ डिफरेंट स्टेट, इन अ डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट का मतलब होता है सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है, ठीक है, सॉल्वेंट, तो डिफरेंट स्टेट, तो इसमें आता है, इसमें होता है बॉइलिंग, सिंपल होता है बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग। नेक्स्ट, इफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन अ सेम स्टेट, सेम स्टेट, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है फ्रैक्शनल फिल्टरेशन, फिल्टरेशन, फ्रैक्शनल फिल्टरेशन। जैसे मान लीजिए आपको रूह अफ़ज़ा और पानी, रूह अफ़ज़ा और पानी, इन दोनों को अलग करना है, रूह अफ़ज़ा पानी में घोल दिया आपने, इन दोनों को अलग करना है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक पेपर यूज होता है, पार्चमेंट पेपर यूज होता है, उससे अगर जब फिल्टरेशन करोगे तो पानी अलग हो जाएगा, जो रूह अफ़ज़ा का हिस्सा होता है वो फिल्टरेशन पेपर पे ऐसे चिपक जाता है। नेक्स्ट, इफ solution has different densities solute, मतलब अगर मान लीजिए सॉल्यूशन के अंदर अगर आप डेंसिटीज को डिफरेंट कर सकते हो, डेंसिटीज जो होती हैं अलग अलग होती हैं, उनको अगर डिफरेंट कर सकते हो आप, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये कहां पर यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये कहां पर यूज होता है, ये ब्लड के केस में यूज होता है, ठीक है, ये ब्लड के केस में यूज होता है। कभी आपने ब्लड दिया है किसी को, या पैथोलॉजी लैब में कभी ब्लड देने गए हो? कभी आप देखिएगा लैब में अगर आप जाते हो तो वहां पर एक मशीन होता है जहां पर ऐसे आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ऐसे रखा जाता है और वो मशीन घूमती है, ठीक है, बहुत स्पीड घूमती है, मतलब शायद 64,000 रोटेशन पर मिनट होता है, इतनी स्पीड घूमती है वो। अब जब घूमती है ना इतनी स्पीड से, तो कोई भी चीज जब घूमती है तो उसके बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो अलग अलग डेंसिटी है, जो कॉर्पसल्स की अलग डेंसिटी है, प्लाज्मा की अलग डेंसिटी है, कुछ देर के बाद प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा, कॉर्पसल नीचे आ जाएगा, दोनों ऐसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बोल दूं जो आपके लाइफ में यूज हो, क्योंकि आप ब्लड देने तो नहीं जा रहे, सेंट्रीफ्यूगेशन का केस, ठीक है, ब्लड देने तो नहीं जा रहे। मान लीजिए आप कोई नया पेप्सी खरीदा है, स्प्राइट खरीदा है, ठीक है, लॉन्डो के लिए बियर खरीदा है, और आपके हाथ से गिर गया, तो गिर जाने से क्या होगा, उसके अंदर अगर गिर जाता है तो उसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, बबल प्रोड्यूस हो जाएगा, खोलोगे उड़ जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना है, अगर गिरा है, कभी भी गिरा है, तो उसको ऐसे लेना, उठाना, खोलना नहीं है, उठाना, और उस बॉटल को ऐसे 5 बार 6 बार ऐसे घुमा लेना, जस्ट घुमा लेना। घुमाने से क्या होता है, उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, वो बबल को डिस्पर्स कर देता है। घुमा के खोलना, कभी नहीं फटेगा। ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर मान लीजिए आपको पेप्सी कोई दे रहा है और ऐसे थोड़ा सा शेक करके आपको दे दिया पेप्सी, खोलोगे धर्म से फटेगा। उस बोतल को ऐसे घुमाते जाना, ऐसे थोड़ा सा घुमाना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको पूरा डिस्पर्स कर देगा। ये नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूं, और नहीं तो ऐसे खोल के उड़ाओ, और क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है, इफ द सॉल्यूशन हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इफ द सॉल्यूशन हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शनल, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कहां पर यूज होता है सबसे ज्यादा? ये सबसे ज्यादा यूज होता है इन टर्म्स ऑफ जो पेट्रोल निकलता है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सब में। पेट्रोल, डीजल, जैसे क्या होता है, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को अगर आप थोड़ा सा गर्म करो, 20-25 डिग्री पे गर्म करो, तो उसमें क्या होता है, जो पेट्रोल वाला हिस्सा होता है ना, वो इवापोरेट होता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। उसे स्टोर कीजिए, स्टोर करके ठंडा कीजिए, आपको पेट्रोल मिल जाएगा। और थोड़ा सा गर्म करोगे, ठीक है, 50-55 थोड़ा सा गर्म करोगे, तो आपको मिलेगा नैप्था, जो नैप्थोलीन होता है, नैप्था। उसको गर्म करते रहो, तो 270-260 डिग्री पे अगर गर्म करो तो आपको मिलेगा डीजल। और अगर 325 डिग्री पे जब गर्म करोगे, तब वहां पर बनेगा आपका बिटुमेन। बिटुमेन का मतलब क्या होता है? बिटुमेन वो चीजें होती हैं जो आपके यहां पर रास्ते में जो देते हैं ना, पीच जिसको बोलते हैं, अलकतरा, तो वो जो देता है वो होता है बिटुमेन, वो रास्ते पे यूज होता है। तो अलग अलग चीजें बनने के लिए अलग अलग टेम्परेचर में उसको गर्म किया जाता है। तो जब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो यहां पर हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, सेम चीज यूज होती है इन अल्कोहल टू। ठीक है, जैसे मैं अल्कोहल का बात इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि आप लोग रिलेट जल्दी कर पाओगे। ठीक है, पीना ना पीना वो आप लोगों के ऊपर है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग पियो, नहीं, मुझे मेरे चाहने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पीना चाहते हो तो पियो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पर भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी ख्याल किया होगा कि बियर्स जो होती हैं, थोड़ा सा समझा देता हूं, बियर्स जो होती हैं उसमें 18% अल्कोहल होता है ना। विस्कीज में 42% अल्कोहल होता है। तो ये जो एबीबी होता है, ये डिफरेंस कैसे होता है? तो बियर को क्या किया जाता है, बियर को एक नॉर्मल टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। तो बियर को जब गर्म किया जाता है तो उसमें जो इथेनॉल वाला पार्ट है और जो वाटर वाला पार्ट है, वो दोनों अलग बॉइलिंग पॉइंट के हैं। तो अलग बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, इथेनॉल वाला पार्ट उड़ जाएगा, उसको स्टोर करके अलग कर लिया जाएगा, उड़ के अलग स्टोर करके अलग कर लिया जाएगा। तो इथेनॉल वाला जो पार्ट है उसमें जो वाटर क्वांटिटी होगी वो कम होगी। जब भी वाटर क्वांटिटी कम होता रहेगा तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनता रहेगा, और जितना कॉन्सेंट्रेटेड बनता रहेगा उसका अल्कोहल परसेंटेज उतना ही बढ़ता रहेगा। तो जो बियर को गर्म किया जाता है ना, बियर को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो बियर से बनता है विस्की। ठीक है, तो विस्की जो होती है वो बियर से बनती है। तो ये जो अल्कोहल परसेंटेज अलग अलग डिफरेंस होता है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है वहां से जो पानी है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पानी को हटाया जा रहा है।
ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा होता है एवरक्लियर में 96% के आसपास अल्कोहल होता है, तो उसमें पूरा का पूरा जो पानी है वो हटा दिया गया है। ठीक है, जान लो, सीख लो क्या है।